Hello students, today we are going to start the poem Marriage written by Nizam Ezekiel. Text. Lovers when they marry face eternity with touching grace, complacent at wing fated, never to be separated. इन पंक्तियों में कवि विवाह के समय की प्रेमियों की प्रारंभिक उत्तेजना का वर्णन करता है। कवि कहता है कि लवर्स व्हेन दे मैरी फेस इटर्निटी विथ टचिंग ग्रेस। कवि कहता है कि व्हेन द लवर्स आर मैरिड, जब प्रेमियों का विवाह होता है, दे फेस इटर्निटी विथ टचिंग ग्रेस, तो वे बहुत हृदय स्पर्शी आशीर्वाद से चिरंतता की ओर बढ़ते हैं। कवि कहना चाहता है कि जब प्रेमियों का विवाह होता है तो वे परमेश्वर के आशीर्वाद से या दैविक प्रभाव से विवाह होने पर बहुत खुश होते हैं, अति प्रसन्न होते हैं। कॉम्प्लेसेंट एट विंग फेटेड, नेवर टू बी सेपरेटेड। और उन दोनों की स्थिति ऐसी होती है, वे बहुत आत्मसंतुष्ट होते हैं और सोचते हैं कि उनका शेष जीवन साथ साथ बिताना ही उनके भाग्य में लिखा हुआ है। वे दोनों आज इस बात पर आश्वस्त होते हैं कि वे जीवन पर्यंत एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, नेवर टू बी सेपरेटेड। वे दोनों ये इस बात पर आश्वस्त होते हैं कि वे जीवन पर्यंत एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। उनकी भावना है कि वे ऐसा महसूस करते हैं कि ऐसा टाइम, इस टाइम का यह जो समय है ये कभी समाप्त नहीं होगा। ऐसा जो प्रसन्न समय है, खुशी का समय है, यह कभी समाप्त नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेंजा। द ब्राइड इज ऑलवेज प्रिटी, द ग्रूम ए लकी मैन, द डार्केंड रूम roars out the joy of flesh and blood, the use of nakedness is good. In this poem, the poet describes the initial excitement and happiness of lovers at the time of their marriage. इस कविता में कवि ने विवाह के समय की प्रारंभिक उत्तेजना तथा प्रसन्नता का वर्णन किया है। कवि आगे कहता है कि द ब्राइड इज ऑलवेज प्रिटी, द ग्रूम ए लकी मैन, कि जब दो प्रेमी विवाह के बंधन में बनते हैं तो जो दुल्हन होती है वो हमेशा ही सुंदर होती है। द ग्रूम ए लकी मैन, और बहुत भाग्यशाली व्यक्ति माना जाता दुल्हन के साथ संपन्न हो रहा है। द डार्कन रूम रोर्स आउट द जॉय ऑफ फ्लश एंड ब्लड, और द रूम हैज बीन मेड डार्क एंड दिस रूम इज फुल ऑफ ऑल फिजिकल जॉय। उनके कमरे को बहुत ही सभी प्रकार के सुखों से भर दिया जाता है। द poet says that the state of their being naked is also congenial, और उनको सभी भौतिक सुखों से उनका जो रूम होता है वह सभी भौतिक सुखों से परिपूर्ण होता है। द यूज ऑफ नेकेडनेस इज गुड, और उनकी नेकेडनेस की अवस्था भी उनके लिए अनुकूल होती है, उनके लिए सुखद होती है। नेक्स्ट स्टेंजा। आई वेंट थ्रू दिस बिलीविंग ऑल our love denied the primal fall. Birdless, we walked among the trees and felt immortal as the breeze. In this stanza, Ezekiel, through his own experience, expresses the experience of all people the world over. इस स्टेंजा में एजेकियल अपने स्वयं के अनुभव के माध्यम से संसार के सभी व्यक्तियों के अनुभव को व्यक्त करता है। वह कहता है, आई वेंट थ्रू दिस बिलीविंग ऑल आवर लव डिनाइड द प्राइमल
फॉर। वह कहता है कि प्रेमियों की भांति असीम आनंद को प्राप्त किया कि उनका प्रेम उनको कभी कभी भी एडम और ईव के पतन की ओर अग्रसर नहीं होने देगा। एडम और ईव कौन थे? एडम और ईव परमेश्वर द्वारा बनाए गए प्रथम पुरुष प्रथम स्त्री थे। बिलीविंग ऑल आवर लव डिनाइड द प्राइमल फॉल। इसीलिए कवि कहता है कि उसने स्वयं सारे प्रेमियों की भांति असीम आनंद का अनुभव प्राप्त किया और उसका विश्वास था कि उनका प्रेम उनको कभी भी एडम और ईव के पतन की ओर अग्रसर नहीं होने देगा। बर्डलेस वी वॉक्ड अमंग द ट्रीज। कवि आगे कहता है कि कवि और उसकी नवविवाहिता पत्नी ने साथ साथ अच्छी सैर का आनंद लिया और इस दौरान एक शब्द का भी उच्चारण नहीं किया। वे दोनों इतने खुश थे कि खुशी की वजह से वो कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। एंड फेल्ट इमोर्टल एज द ब्रीज। उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि उस अच्छी और सजीव वायु की भांति जो उनके चारों ओर चल रही थी वे भी अमर है। इस प्रकार से इज़िकल अपने व्यक्तिगत अनुभव के माध्यम से सारे संसार के व्यक्तियों के अनुभव को व्यक्त करता है। However, many times we came apart, we come together, the same thing over and over again, then suddenly the mark of Cain. In these lines, Ezekiel describes the harsh realities of married life. इन पंक्तियों में निज़िम इज़िकल जीवन की कठोर वास्तविकताओं का वर्णन करता है। कवि कहता है कि However, many times we came apart, we came together. कवि कहता है कि प्रारंभिक पति पत्नी कुछ समय के लिए अलग होते हैं और फिर पुनः साथ साथ आ जाते हैं। The same thing over and over again। और उनकी प्रेम करने की प्रक्रिया बार बार चलती रहती है। Then suddenly the mark of Cain। तब एक संतुष्टि की स्थिति आ जाती है जिससे कभी कभी निराशा और अवसाद उत्पन्न हो जाते हैं। अचानक ही कैन की सी स्थिति आ जाती है। स्थिति में पति पत्नी आ जाते हैं, अर्थात छोटे मोटे तनाव और ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है, मानव प्रेमियों ने अपने प्राकृतिक स्वयं को ही मार डाला हो। द सडनली द मार्क ऑफ कैन बिगेन टू शो ऑन हर एंड मी। कैन की स्थिति में दोनों पति पत्नी आ जाते हैं और मानो अर्थात छोटे मोटे तनाव और ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है। लास्ट स्टैंजा बिगेन टू शो ऑन हर एंड मी, व्हाई शुड आई रूइन द मिस्ट्री, बाय हार्पिंग ऑन द सफरिंग रेस्ट, माई सेल्फ ए फ्रीक्वेंट वेडिंग गेस्ट। द पोइट डज नॉट इग्नोर द हार्श रियलिटीज ऑफ द मैरिड लाइफ। कवि विवाहित जीवन की कटु वास्तविकता की ओर भी ध्यान देता है और कहता है कि कभी कभी पति पत्नी के बीच में भी ईर्ष्या और तनाव उत्पन्न हो जाते हैं। वह कहता है कि कैन का began to show on her and me, why should I ruin the mystery by harping on the suffering rest, myself a frequent wedding guest। कैन का अभिशाप यह था कि सदैव ही उसके भाग्य में घूमना भागना लिखा था, जो हमेशा बेचैन परेशान और निराश रहता था, और ऐसा ही भाग्य विवाहित जोड़े का होता है। वो कहता है began to show on her and me, why should I ruin the mystery by harping on the suffering rest। कवि कहता है कि बहुत the poet very often goes to attend marriage but does not disclose the secret and truth of married life। कवि कहता है कि मैं बहुत सारे समारोह में जाता है, परंतु वह वैवाहिक जीवन की सच्चाई और रहस्य को उजागर नहीं करता है। वह चाहता है कि
विवाहित युगल स्वयं अपने लिए सच्चाई का रहस्य उद्घाटन करें। जैसे कलरिस की कविता द राइम ऑफ द एंशियंट मैराइनर के वेडिंग गेस्ट की तरह इजिकल भी एक अधिक बुद्धिमान और बहुत अधिक गमगीन व्यक्ति बन जाता है। वह चाहेगा कि विवाहित युगल अपने स्वयं के अनुभव से ही जीवन के रहस्यों को समझे। वेडिंग गेस्ट की तरह वेडिंग गेस्ट जो राइम ऑफ द एंशियंट मैराइनर नामक जो कविता है कलरिस की, उसकी तरह इजिकल भी एक बहुत अधिक बुद्धिमान और अधिक गमगीन व्यक्ति बन जाता है और वह चाहता है कि विवाहित युगल स्वयं अपने अनुभव से ही जीवन के रहस्यों को समझे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।